कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो भी इन मुद्दों को नजरअंदाज करेगा उसको बिहार की जनता पूरी तरीके से नजरअंदाज कर सकती है। सबसे बड़ा और सबसे अहम मुद्दा है बिहार का बेरोजगारी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर प्रशांत किशोर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं और यही महागठबंधन के भी कुछ लीडर्स का कहना है कि बिहार में रोजगार के बड़े अवसर होने चाहिए थे। केंद्र सरकार अगर चाहे तो बहुत कुछ किया जा सकता है बिहार में। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जहां युवाओं के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। 45% लोग बेरोजगारी को ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा मानते हैं। महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आम इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने में भी लगातार संघर्ष कर रहा है। उसमें लगभग 11% लोग इस बात से पूरी तरह प्रभावित हैं कि बिहार में बहुत बड़ा चैलेंज है महंगाई। नीतीश कुमार जी ने बिहार में कम से कम सड़कों को तो दुरुस्त जरूर किया है, बिजली की व्यवस्था को गांव-गांव तक पहुंचाया गया है। इससे नीतीश कुमार जी लगातार सभी के फेवरेट रहे। बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अब आपको कुछ समीकरण समझने की आवश्यकता है कि कौन पार्टी कब, कहां, कैसे, किन परिस्थितियों में, किन हालातों में अपना वर्चस्व कायम कर पाएगी। बिहार की राजनीति में ये 243 सीट बड़े कारगर सिद्ध हुए हैं। महागठबंधन भी अपना दम निरंतर भरता रहा है। पिछली बार तो असंभव को संभव करने वाली परिस्थितियां स्पष्ट में दिख रही थी, लेकिन वहां पे भी बहुत कुछ नहीं बदल सका। एनडीए ने रेंग रेंग कर अपनी सरकार बनाई थी। 7 करोड़ वोटर जिस राज्य में हो और जहां पे एक अलग दबदबा चल रहा हो लीडर्स का। 2020 के समीकरण को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है भैया सियासी उलटफेर, किन परिस्थितियों में, किन हालातों में। तो अगर हम गौर से देखें आंकड़ों को तो हमें दिखता है कि 125 पिछली बार का जनादेश क्या कहता है। 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजे अब तक के सबसे करीबी मुकाबलों में से एक रहे थे। 243 सीटों में से एनडीए ने मामूली बहुमत के साथ 125 सीटें हासिल की थी। जरा गौर करिए, मामूली बहुमत 125 सीटें। अगर थोड़ा भी इधर उधर का मामला होता तो परिस्थितियां बद से बदतर हो सकती थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो फ्रंट से लीड करती हुई नजर आती है 74 सीटों पर ही सिमट गई थी। और जनता दल यूनाइटेड जिसके सीएम नीतीश कुमार जी हैं, इनकी कहानी तो 43 पर ही सिमट गई थी। यानी कि अगर वक्त, हालात, परिस्थितियों ने थोड़ा बहुत साथ महागठबंधन का दिया होता तो आज तेजस्वी मुख्यमंत्री भी नजर आ सकते थे। लेकिन गौर करें, उस वक्त जनसुराज की हुंकार देखने को नहीं मिल रही थी। उस वक्त जनसुराज के प्रशांत किशोर जी ने इतनी बड़ी पार्टी का गठन नहीं किया था। उस वक्त कोई तीसरा प्रतिद्वंदी स्पष्ट रूप में मैदान में नजर नहीं आ रहा था। आज 15 महीनों से लगातार पदयात्रा करते हुए गांव-गांव, शहर-शहर पहुंच के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को एहसास करा रहे हैं, लोगों के अंदर अलख जगा रहे हैं कि हम 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और मैदान में असंभव को संभव कर दिखाने का जज्बा दिखा रहे हैं प्रशांत किशोर जी। क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है। आरजेडी ने भी 2020 में 75 सीट लेकर पूरी तरीके से एहसास करा दिया था कि हम किसी से कम नहीं। सबसे ज्यादा सीटें पाने वाली पार्टी अगर कोई थी बिहार में तो राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से आगे बढ़ी थी। 19 सीटें कांग्रेस को भी मिली, लेकिन 19 सीटों से काम नहीं चलने वाला था। कांग्रेस को अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाना था, लेकिन यह पॉसिबल होता हुआ दिख नहीं रहा था। 16 सीटें अगर बताया जाए तो 16 सीटें जीतकर उन वाम दलों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, जहां से उनको अपना दबदबा कायम करना था, उनको अपने जज्बात को कायम करना था। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी थी जो अगर आप 2025 के चुनाव को मद्देनजर देखते हैं तो वो स्पष्ट रूप में आपको नहीं दिखेगा। यहां पर बस एक ही बात कहा जा सकता है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो भी इन मुद्दों को नजरअंदाज करेगा उसको बिहार की जनता पूरी तरीके से नजरअंदाज कर सकती है। सबसे बड़ा और सबसे अहम मुद्दा है बिहार का बेरोजगारी। बेरोजगारी को कोई भी दल नजरअंदाज नहीं कर सकता है। लगातार प्रशांत किशोर जी ये लाइन बोलकर घेरते हुए नजर आते हैं केंद्र सरकार को कि बिहार में वो
अगर रेलवे परियोजना को प्रारंभ करने आते हैं तो सहरसा से गुजरात तक की श्रमिक ट्रेन खोलने की बात करते हैं और गुजरात में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर प्रशांत किशोर जी हावी होते हुए नजर आ रहे हैं और यही महागठबंधन के भी कुछ लीडर्स का कहना है कि बिहार में रोजगार के बड़े अवसर होने चाहिए थे। केंद्र सरकार अगर चाहे तो बहुत कुछ किया जा सकता है बिहार में। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जहां युवाओं के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। 45% लोग बेरोजगारी को ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा मानते हैं। मार्केट में राजनीतिक विशेषज्ञ का यही समीकरण है कि 45% लोग सबसे बड़ा पॉइंट बेरोजगारी को मानते हैं और बेरोजगारी पे जो सबसे बड़ा चोट देगा, बेरोजगारी को जो खत्म करने का प्रामाणिकता दिखाएगा स्पष्ट रूप में इस चुनाव में, वही सत्ताधर, वही सत्ता में विराजमान होगा, वही मुकाबला एक तरफा कर पाएगा। गौर से अगर आप समझने की कोशिश करें, अगर परिस्थितियों को एहसास करेंगे तो आपको एक बात और समझ में आएगी बिहार में कि यहाँ महंगाई से भी लोग पिट रहे हैं। महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आम इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में भी लगातार संघर्ष कर रहा है। उसमें लगभग 11% लोग इस बात से पूरी तरह प्रभावित हैं कि बिहार में बहुत बड़ा चैलेंज है महंगाई। अगर महंगाई से ये सिर्फ ये बिहार की स्थिति नहीं है, ये भारत का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई। लेकिन महंगाई से अगर कुछ हद तक राहत कोई भी पार्टी स्पष्ट रूप में दिलाती हुई नजर आएगी, अगर उन्होंने अपना विकास पत्र जो जारी करते हैं लोग, जो मैनिफेस्टो जारी होता है हर पार्टी की तरफ से, अगर उसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि कुछ हद तक इस पे काम किया जाएगा तो हो सकता है कि उनकी सरकार को कुछ हद तक फायदा हो। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा वो है विकास। बुनियादी ढांचा जैसे बिजली, पानी और सड़कों की स्थिति होती है, ये मतदाताओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वोटर्स के लिए, वोटर्स को आकर्षित करता है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में कम से कम सड़कों को तो दुरुस्त ज़रूर किया है, बिजली की व्यवस्था को गांव-गांव तक पहुंचाया गया है। इससे नीतीश कुमार जी लगातार सभी के फेवरेट रहे हैं। यही रीज़न है कि लगातार किसी की भी परसेंटेज वोटिंग ज़्यादा हो, लेकिन कुर्सी पर विराजमान नीतीश कुमार जी ही होते हैं। तो बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिसको देखना पड़ेगा, जिसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वक्त हालात परिस्थितियों को समझें तो यहाँ पर सामाजिक न्याय और जातीय समीकरण भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पे जातीय समीकरण खेल बिगाड़ता है और खेल बनाता है। भैया यादव हैं तो यादव जी को वोट करेंगे, यहाँ पे ब्राह्मण राजपूत का अलग वोट है। तो हर तरीके से वोटों की राजनीति होती है, जाति की राजनीति होती है। और यहाँ पे अराउंड 51% आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और 60% आबादी दलित व महादलित है, जिसके कारण बहुत बड़ा गेम चेंज यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि जातीय समीकरण ही बिहार में गेम पलट देता है। यहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जिनको शिक्षा से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। यही रीज़न है कि आज तक बिहार की राजनीति सिर्फ 5 किलो अनाज तक ही सीमित रही है। यहाँ पर कौन 500 रुपये देगा, कौन 1000 रुपये देगा, 400 रुपये से विधवा पेंशन बढ़ाकर 1100 रुपये तक पहुंचाया गया। हर कुछ इसी जातीय समीकरण को सुलझाने में लगा हुआ है। हर कोई अपना सेखी बघारने के चक्कर में लगा है। क्या होगा, क्या परिस्थितियां रहेंगी, क्या हालात रहेगा, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है, इस बार तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने दिख रही है, जनसुराज। इनकी मौजूदगी कुछ हद तक निश्चितता महागठबंधन और एनडीए के गेम में कुछ हद तक खलल डालता हुआ नजर आएगा। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कितनी सीटें वो जीत सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि बड़ा गेम करेंगे वो। कुछ हद तक अपनी सहभागिता का असर जरूर दिखाएंगे प्रशांत किशोर जी। यहाँ पर बिहार में सब कुछ बेहतर हो सकता है। बस जरूरत है यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को जाति से ऊपर उठकर वोट करने की, परिस्थितियों को समझने की, वक्त हालात परिस्थितियों को भांप कर एक्शन लेने की। अगर ऐसा होता है तो जीतना सुनिश्चित है उस पार्टी का जो युवाओं के साथ विकसित बिहार की परिकल्पना करेगा। थैंक यू, जय हिंद।